एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जॉइंट फैमिली जब तक माँ बाप होते हैं जब तक ही अच्छा होता है। उसके बाद अगर माँ बाप नहीं है, जिस भाई की तनख्वाह कम है वह उसमें बुरी तरह से पिसकर रह जाता है। भाई तो आपस में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पत्नियां आपस में लड़कर मर जाएंगी। जिसका पति ज़्यादा कमाता होगा, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, वो बड़ी के ऊपर चढ़कर रहेगी। और अगर बड़ी बहू का पति कमाता है तो फिर बात ही क्या है, वह तो छोटों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझेगी और छोटी बहू का तो बुरा ही हाल हो जाएगा। पता नहीं क्यों देवरानियां जेठानियां अपने आप में क्यों एक दूसरे से बड़ा दिखाने के चक्कर में लगी रहती हैं और एक दूसरे की बुराई करने से पीछे नहीं हटती और अपने आप को अच्छा साबित करने में लगी रहती हैं। ऐसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है, लेकिन देवरानी जेठानी तो अपने आप को परफेक्ट दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कई बार तो जलन के आग में एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर भी बाज नहीं आती। लोग कहते हैं कि देवरानी जेठानी बहनों की तरह होती हैं, लेकिन मेरे आंखों देखी दो सगी बहनें देवरानी जेठानी बनकर भी आपस में दुश्मन बन जाती हैं और घर में बच्चे अलग से पिसते हैं। बच्चों के दिल में माएँ नफरत डालती हैं और कुछ हालात बच्चों को खुद सिखा देती है। इसी तरह की ये दर्द भरी कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे मामा जर्मनी से हमें मिलने आए तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर मेरी मम्मी से कहा, तुम अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ जर्मनी भेज दो, मैं उसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूंगा, फिर तुम्हारे हालात बदल जाएगी। मेरी माँ ने मेरी बहन को मामा के साथ जर्मनी भेज दिया। फिर मेरी बहन लता हर महीने हमें जर्मनी से 5 लाख रुपए भेजती रही। मेरे घर में पैसों की रेल पेल हो गई थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने पति के साथ जर्मनी घूमने गई। वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं उस औरत को बचाने गई तो उसकी शक्ल देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम राधिका है। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। वह अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने कपड़े और जूते पर लगा दिया करते थे। ज्यादातर अपने अफसरों के साथ यहाँ वहाँ जाते रहते थे। उन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने पापा को खुले हाथों से पैसे मम्मी को देते हुए नहीं देखा था। मम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज ही देखा। अपनी जरूरत के लिए भी पैसे उनके पास कभी न होते। यहाँ तक कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो यहाँ वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती थी। बचपन तो हमारा ये सब देखते ही बीत गया था। उस टाइम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस बारे में क्या बोलना चाहिए। लेकिन जो मैं और मेरी बहन लता बड़े होते चले गए तो हमें अपने घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन लता वे अक्सर इस बारे में बात करती, क्या आखिर पापा ऐसा क्यों करते हैं जबकि उनकी आमदनी ठीक ठाक है। बस वे सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। मम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर क्यों देते हैं, बस दाल रोटी ही पूरी होती है। उन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई चीज़ बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर मम्मी कभी हमारे लिए पापा से पैसे मांगती तो बात करती तो पापा शायद गुस्से में आ जाते और कहते कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगता कि वहाँ से तोड़कर मैं तुम्हें दे दूँ। पापा अक्सर मम्मी को इतनी जली कटी सुनाते रहते थे। हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता था। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा मेरे पापा से भी ज़्यादा कमाते थे और वे अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। उनके बच्चे अच्छा खाते पहनते थे। ऐसे में हम दोनों बहनें ललचाते और गम के शिकार हो जाते। हम बचपन से ही यही देखते आ रहे थे। चाची जब भी सब्जियां बनाती थी अपने बच्चों के लिए अलग निकाल लेती थी। ज़्यादा तरी वाला भी नहीं होता था, लेकिन बाद में कढ़ाई में इतना पानी डाल देती, ना उसमें सब्जी का पता चलता ना ही मसाले का। यूँ लगता जैसे हम सब्जी का धुला हुआ पानी खा रहे हैं। मम्मी ने कई बार इस बात पर अपने देवरानी से कहा, जब हमने सब्जी लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डाल देती हो। तब मेरी चाची मेरी माँ से लड़ने लग जाती कि तुम्हारे पिता जितना महीने का खर्चा मुझे देते हैं ना, उसमें यही बनेगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। मम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने पापा से इस बारे में बात भी की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे और खा सकेंगे। बच्चियाँ अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब पापा मम्मी को बहुत घटिया गालियाँ देते, बुरी नज़रों से देखते और बातें सुनाते और कहते कि तुमने इतनी काबिलियत कहाँ, तुम अपना किचन अलग से चला सको। छोटी समझदार है तो पैसों की कदर जानती है।
तब मम्मी हैरानी से उनकी तरफ देखती रह जाती। ऐसे में मेरी मम्मी और मेरी बहन हमेशा घुट कर रह जाती। चाची मेरे पापा को भड़का देती थी क्योंकि चाची मेरे दादा की दोस्त की बेटी थी और पैसे वाले घर की थी और खूबसूरत ज़्यादा थी और दादी की लाडली बहू थी। चाची की घर में बहुत चलती थी और जब लड़ाई झगड़ा होता तो मेरे पापा अपना गुस्सा मम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे और जो थोड़ा बहुत खर्चा मम्मी को हाथ में लाकर रखते थे वह भी देना बंद कर देते थे। मैं और मेरी दीदी लता मम्मी से लड़ पड़ती थी, आपने ऐसे बंदे से शादी क्यों की जो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा ना कर सकता हो। तब मम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती, अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारे चाची ने सुन ली तो मेरा क्या हसर करवाएगी, तुम जानती हो ना। मेरी चाची हर टाइम मेरी मम्मी को बिना वजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे चाची पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। मैं मम्मी के साथ साथ उनसे भी लड़ पड़ती और आपको तो मेरे पापा जैसा पति मिलना चाहिए था, इसलिए आप इतना बढ़ चढ़कर बातें करती हैं। तब चाची अक्सर अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और फिर मेरी मम्मी को कहती, दीदी तुम अपनी बेटियों को कैसी परवरिश दे रही हो, सारी जिंदगी खुद भी ना बात मानती रही और अपनी बेटियों को भी यही सब सिखाती रही। तब मम्मी हमेशा की तरह उनके आगे चुप कर जाती। अगर मम्मी उनसे ज़्यादा झगड़ती तो चाची पापा को फौरन शिकायत लगा देती थी। पापा की हमेशा से यही आदत थी, वह चाची की बातों पर आकर मम्मी को बहुत मारपीट करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने आप से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा ना पैदा होने की वजह से पापा ऐसे हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती, क्या हम सारी जिंदगी पापा की नफरतों का शिकार होकर रहेंगे? हमारी जिंदगी यूं ही सिसक सिसक कर छोटी छोटी चीजों की डिमांड में बीत जाएगी? तब लता दीदी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती, तुम फिक्र मत करो छोटी, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन वापस आ जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत विश्वास था, क्योंकि अक्सर अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार मेरी पसंद की चीज़ें लेकर दे चुकी थी और वे चीज़ें केवल मामूली पैसों की होती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी, जैसे कि मेरी घड़ी हो या मेरा बैग हो। जिसकी फरमाइश करती थी मेरी दीदी वही मुझे दिला दिया करती थी। हमने अपने पापा से कभी ऐसी चीज़ों की फरमाइश नहीं की, क्योंकि वे कभी हमें दिलाते ही नहीं थे। ना ही हम दोनों बहनों को ज़्यादा लाड प्यार देते थे, मगर पापा ने हमारी फरमाइश कभी भी पूरी नहीं की और हमें डांट अलग से देते थे और कहा करते थे, तुम्हारी कोई उम्र है घड़ी वगैरह पहनने की, खामुखा खो जाएगी, जब बड़ी होना तब पहन लेना। उस दिन मैं पूरी रात सो ना सकी, क्योंकि वैसे ही एक घड़ी मेरी चाची की बेटी के पास भी थी जो मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास वह घड़ी थी। मेरा दिल उसे देख देख कर ललचाता था। वह अपनी घड़ी को मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। और फिर एक दिन जब मैंने देख लिया कि मेरी यह फरमाइश किसी तरह पूरी नहीं हो सकती, तो मैं अपनी चाची की बेटी की वह घड़ी को चुरा लिया। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली चोरी थी जो मैंने अपने ही घर में की थी, और मुझे ये चोरी करते हुए किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। चाची की बेटी को जब उसने अपनी घड़ी ना मिली तो उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया, रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी घड़ी मैंने चुराई है। चाची भी उसके पीछे बोलने लगी थी, कहती कि तूने ही चुराई है। अब अगर इन लोगों की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो ये अपने ही घर में डाका डालेंगी। चाची की बात सुनकर मम्मी रो पड़ी और कहने लगी, कुछ तो भगवान का डर करो छोटी, मेरी बेटी और तुम्हारी बेटी में क्या फ़र्क है? तब चाची एकदम से बोल पड़ी, यही फ़र्क है कि मेरी बेटियों ने कभी चोरी नहीं की और तुम्हारी बेटी ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छोटी छोटी चीज़ें घर से गायब होने लगी है। तुमने अपनी बेटियों की बहुत ही गलत परवरिश कर डाली है। अब अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चलेगी तो वह उनका गला दबा देगा। जिंदगी में पहली बार मुझे उस 100 रुपए वाली घड़ी पर इतनी बातें सुनने को मिली थी। मम्मी बोली, अगर मेरी बेटी लता ने तुम्हारी बेटी की घड़ी ले भी ली, थोड़ी बहुत पहन कर वापस कर देगी, लेकिन कम से कम चाची होने के नाते आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। दीदी पहली बार मेरे हक के लिए बोली तो मैं दीदी का मुंह देखती ही रह गई थी। मेरी वजह से मम्मी और दीदी ये जानते हुए भी घड़ी मेरे पास है मुझे डांटती या फिर मारती। माँ या दीदी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इस बात ने मुझे रुला डाला था और मैं चुपके से वह घड़ी रात को चाची के कमरे में रख आई, क्योंकि मैं और ज़्यादा अपनी माँ और बहन को कचहरे में खड़ा होते हुए नहीं देख सकती थी। और फिर मैंने उसके बाद कभी कोई चीज़ नहीं चुराई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन के आंखों में बेबसी के आंसू बहते ना देख सकती थी। दीदी ने बस ग्रेजुएशन किया तो उन्होंने जॉब करने की ठान ली।
और इस मकसद के लिए उन्होंने एक शॉप पर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी थी। मम्मी दीदी के जॉब करने वाले फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर पापा को पता चल गया तो वह कभी भी उन्हें जॉब करने की परमिशन नहीं देंगे। और फिर जो ही पापा को दीदी की नौकरी का पता चला तो उन्होंने पहले तो मम्मी को मारा, उसके बाद दीदी पर भी हाथ उठा दिए। उस दिन न जाने दीदी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर पापा का हाथ रोक लिया और बहुत सख्त शब्दों में उनसे कहा, अब हम बच्चे नहीं रहे, अगर मेरी नौकरी आपको बुरी लगती है तो निकालिए हमारा खर्चा, ताकि हम भी ढंग से इंसानों के हुलिये में जी सके। कभी आपने सोचा ही नहीं कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं और वह फटे पुराने कपड़े पहनती रहती हैं। हम बाहर निकलते हैं तो हमें दुनिया वाले किस निगाह से देखते हैं। ये कहते हुए मेरी दीदी रो पड़ी थी। हमारे पास तो हमारा बदन छुपाने के लिए भी कपड़े नहीं होते। पापा मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए थे और मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद तो चाची ने मम्मी की तरफ से अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। हर मिलने वाली औरत से मिर्च मसाला लगाकर हमारी बुराइयां किया करती थी। उसकी बेटियां बहुत ही आज़ाद ख्याल की हैं और अब ये बाहर नौकरी करने के लिए भी मुंह मार रही हैं। सुनने वाली औरतें भी ऐसे ही चिकनी चुपड़ी खबरों के लिए हमारे घर आया जाया करती थी और दांतों में उंगलियां दबाकर हमारी तरफ बुरी नजरों से देखती रहती थी। खानदान में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां पर हमारी बुराइयां चाची के जुबान से ना पहुंचती थी। तब मम्मी ये बातें सुन सुनकर रो पड़ती थी। अक्सर चाची को डांटती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इतनी बुराइयां बाहर ना फैलाया करो, इससे हमारी बच्चियों की शादी में रुकावट आ सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। चाची ने हमें बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं गंवाया था। अब क्या होगा? ऐसे में दीदी मम्मी को हौसला देती कि मेरा रिश्ता जहाँ होना होगा हो जाएगा, आपको इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे हमारे बारे में जो सोचना है सोचता रहे, हम लोगों की सोच बदल नहीं सकते। तब मम्मी चुप हो जाती थी, लेकिन मुझे पता है कि वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, रिश्ता ढूंढती रहती थी, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों की जल्दी शादियां हो जाती थी। चाची की बेटी का रिश्ता तय हो चुका था। अब मम्मी चाहती थी कि मेरी बेटियां भी अपने घर की हो जाएं, ताकि वह सुख में सर उठाने वाली हो जाएं। पहले तो सिर्फ दीदी की नौकरी की वजह से हम पर इतनी इल्जाम लगाई जाती थी, लेकिन फिर मम्मी को ये सुनने को मिला कि अपनी बेटियों की कमाई खा रही है, इसलिए उनकी शादियां नहीं करनी चाहती। जिस दिन मम्मी के कानों में ये बात पड़ी, उस दिन मम्मी सारी रात रो रही थी। ऐसे में जब दीदी ने अपनी तनख्वाह लेकर आई, मम्मी के हाथ में रखी, तो मम्मी ने पैसे दीदी को लौटा दिए और कहा कि हम जैसे वक्त पहले बिता रहे थे वैसे ही अभी भी बिताएंगे, तुम ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। दीदी को समझ नहीं आई थी मम्मी इतनी अजीब बातें क्यों कर रही थी। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई, जो औरतें घर में आया करती थीं, एक दूसरे की चुगलियाँ करती थी, उन औरतों को मम्मी ने खूब बातें सुना डाली थी। दीदी ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह बहुत दुखी हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह अगले ही दिन गईं। बाजार से मेरे और मम्मी के लिए 2-2 नए सूट लेकर आईं और जूते ले आईं। पहली बार नए कपड़ों को देखकर मेरी तो आंखें खुशी से जगमगाने लगी थी, जबकि मम्मी उन कपड़ों को देखकर रोने लगी। जबकि मेरी दीदी अच्छी सिलाई कर लेती थी, तो रातों रात ही उन्होंने मेरे और मम्मी के लिए दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि उन्हें पहन लो। अब भगवान ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्द ही दीदी ने हमारा खाना पीना चाची जैसा ही कर लिया था। धीरे धीरे हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी जिसमें दीदी मुझे आगे पढ़ा सके। क्योंकि मैंने अब ग्रेजुएशन कर लिया था, दीदी की तरह ही मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने मुझे जॉब ना करने दिया और कहा मैं प्राइवेट से बीएड कर लूं और अपनी पढ़ाई पूरी करूं। वह अकेले ही घर के खर्चे चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर जर्मनी से हमारे मामा आ गए। मेरे मामा की शादी बहुत ही ऊंचे परिवार में हुई थी और वे अपने बच्चों और अपने पत्नी के साथ जर्मनी में रह रहे थे। मेरी माँ ने मेरे मामा के सामने अपने दिल की सारे जख्म खोलकर बैठ गई थी। तब मामा ने मेरी बड़ी दीदी से कहा, अगर तुम बहुत अच्छी जॉब करना चाहती हो तो मेरे साथ जर्मनी चलो, तुम्हारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। माँ को तो कोई एतराज नहीं हुआ था। पापा तो पहले ही हम बहनों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे, जबकि दीदी का झटपट वीजा आ गया और मामा उनको अपने साथ जर्मनी ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दीदी को एक पार्लर में नौकरी लगवा दी थी और जब 4 लाख रुपए दीदी ने मम्मी के पास भेज दिए तो मम्मी हैरान रह गईं।
कि वहाँ उनकी बेटी महीने के 10,000 रुपए कमाती थी और कहाँ 4 लाख रुपए कमा रही है। मैं और मम्मी बहुत खुश थे। वहीं पर चाची का हर टाइम मूड खराब रहता था। मम्मी ने अपने पैसों को बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने हिस्से के मकान की मरम्मत करवाई। जब से माँ ब्याह कर आई थी, कभी भी उस घर में रंग पेंट नहीं हुआ था। मम्मी के दिमाग में यही बात थी कि अगर अच्छे रंग पेंट हो जाएं ताकि मेरा रिश्ता देखने मेहमान आए तो घर अच्छे हुलिये में दिखे और आने वाले मेहमान पर अच्छा प्रभाव पड़े। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर के लिए अच्छे बर्तन और अच्छे सोफा वगैरह ले आई, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर चाची से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए मम्मी चाय का सेट और उसके साथ डिनर का सेट भी खरीद लाई और साथ ही साथ मेरे दहेज के लिए भी चीज़ें जमा कर रही थी, क्योंकि पापा को तो ना दीदी और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी, ना ही उन्होंने कभी इस बारे में बात की थी। अब सब कुछ मेरी माँ ही कर रही थी। उन्हीं दिनों मेरी दीदी ने पैसे भेजकर मेरा शहर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और आने जाने की वैन भी लगवा दिए थे और मुझे कहा कि जितना पढ़ना चाहे पढ़ लो, ताकि हमारे दिल में कोई हसरत ना रहे। मैं हरदम भगवान से कृपा करती रहती, जिसने इतनी दरिया दिल बहन मुझे दी थी। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर चाची का मूड भी अब हमसे अच्छा होने लगा था। खानदान के और रिश्तेदार भी अब हमारे साथ अच्छे हो गए थे। जो मेरी माँ की कभी औरतें चाची से चुगलियाँ किया करती थी, अब वो हमारे घर में ज़्यादा उठना बैठना पसंद करती थी। अब चाची की चुगलियाँ मम्मी के सामने करने लगी थी। मुझे ये सब देख देख कर बहुत हंसी आती थी। चाची ने जब हमारे घर में दौलत की रेल पेल देखी तो उन्होंने मेरा रिश्ता अपने गांव में अपने पड़ोसी के बेटे के लिए मांग लिया। उनके दिमाग में होगा कि मैं बहुत अच्छा दहेज लेकर जाऊंगी, लेकिन मैंने मम्मी को साफ साफ मना कर दिया, जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन चाची के किसी भी जान पहचान के यहाँ शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ ने भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया कि मेरा रिश्ता यहीं हो जाए, मगर मेरी माँ ने साफ साफ कह दिया था कि जहाँ पर बच्चों की मर्जी होगी मैं वहीं पर उनका रिश्ता करूंगी। तब चाची चुप हो गई थी। उसी बीच एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया तो मेरी मम्मी ने जल्दी हाँ कर दी और मेरी महीने के अंदर अंदर ही शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने पति राजेश के घर आ गई थी। राजेश की फैमिली बहुत अमीर थी। वो मुझे शादी के दूसरे ही दिन हनीमून के लिए जर्मनी ले गए। जर्मनी में मुझे हनीमून से भी ज्यादा दीदी से मिलने का शौक था। मेरा दिल और मेरी जान मेरी बहन को देखने के लिए आंखें तरस रही थी। मैंने राजेश से एक फरमाइश की कि मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो वे खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गए, जहां मैंने अपनी दीदी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया था। अचानक उस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार भीड़ होने लगा था। मैं भी राजेश के साथ बाहर आई, देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तब अचानक सड़क के बीचों बीच मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से उसने अपना सर गंजा करवाया हुआ था। वह औरत नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसे उठाने लग गई तो ये देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई कि मेरे मुंह से एकदम से चीख निकली थी, क्योंकि वह औरत मेरी बहन लता थी। राजेश ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम उन्हें लेकर जल्दी से अस्पताल चले गए। दीदी को देखे हुए लगभग 6 से 7 साल हो गए थे और वह इन 6-7 सालों में इतनी बदल गई थी कि इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वह तो अपनी उम्र से भी बहुत बड़ी नजर आ रही थी। उन्होंने अपने बाल क्यों कटवाए थे? जब उन्हें होश आया तो वह मुझे देखकर रो पड़ी थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी, दीदी के साथ मामा नहीं थे। मैंने उनसे जब मामा के बारे में पूछा तो वे एकदम से उठकर बैठ गई थी। कहा, उन्हें कोई जरूरत नहीं है खबर देने की, बस चुप रहो। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि वह ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर मैं उनको लेकर मामा के घर आ गई। मामा ने जो ही दीदी को देखा वह उनसे लड़ने लगे कि तुम यहाँ से क्यों चली गई थी, कम से कम बताकर बाहर चली जाती। तुम मेरी दीदी चुप हो गई। मुझे मेरे मामा का व्यवहार बहुत बुरा लगा था। मैं और अजय अभी बैठे ही नहीं थे कि मामा का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब उसने दीदी को कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर से बाहर कैसे आ गई हो, तुम्हें तो दवा लेकर सो जाना चाहिए था। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और तुम यूं बाहर बेहोश पड़ी थी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ब्यूटी पार्लर से बाहर मत निकला करो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चलता रहता है। क्या तुम इसकी तनख्वाह नहीं ले रही हो? हमें मामा के बेटे की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तब हमने मामा के बेटे रोहन से पूरी जानकारी ली और कहा कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेरी दीदी का कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरी दीदी को ऐसा क्या हुआ है जो पार्लर में उसका इलाज किया जा रहा है।
तब रोहन ने जो बात बताई, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। रोहन मेरे मामा का बेटा, जो जर्मनी में ही उसने पढ़ाई की थी और उसने अपना खुद का पार्लर खोला था, जिसमें वो हेयर एक्सटेंशन से लेकर नेल्स एक्सटेंशन तक का सारा काम किया करता था और करवाता था। मेरी दीदी का पार्लर में काम यही था कि वे दवाइयाँ खाकर अपने बाल लंबे किया करती थी और वही बाल वे महंगे दामों में हेयर एक्सटेंशन के नाम पर बिकता था और उसी की सैलरी मेरी दीदी को मिलती थी। लेकिन उन दवाइयों की वजह से मेरी दीदी को बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे थे। उस एलर्जी से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उनका पार्लर तो दिन दुगनी रात चौगनी पैसे कमा रहा था। लेकिन मेरी दीदी की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। पर मेरी दीदी ये दवाइयों का इस्तेमाल कर करके अब थक चुकी थी और इंडिया वापस आना चाहती थी। तभी रोहन ने मेरी दीदी को अपने दोस्त से शादी करने के लिए मजबूर किया था। रोहन का दोस्त और वे दोनों पार्टनरशिप में पार्लर चला रहे थे। दीदी को इसलिए अपने दोस्त से शादी करवा रहा था ताकि उसको सैलरी ना देना पड़े और उसका काम यूं ही चलता रहे। मेरी लता दीदी उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी और अब थक चुकी थी, इंडिया वापस आना चाहती थी। मैं तो अपनी दीदी की बातें सुनकर शर्म से नीचे धंसती चली गई कि मैं कितनी खुदगर्ज थी, पलटकर दीदी की खबर तक ना ली। मेरी दीदी आखिरकार वहाँ क्या कर रही हैं, इसलिए दीदी अपने बाल हर तीसरे महीने में 8 से 9 इंच कटवाती। मैं ये सोच सोचकर एक कुएं में गिरती चली गई थी। दीदी ने हमारे खातिर अपनी जिंदगी सब खुशियों को दाव पर लगा दिया था। जब मैंने ये बात अपने पति अजय को बताई तो उनका दिल भी दुखी हो गया था। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हुई जब अजय ने दीदी को कहा था कि तुम हमारा पूरा साथ दोगी, बस तुम अपने इस काम से अलविदा कह दो। मैं वादा करता हूँ मैं अपने खानदान में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा और किसी को तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। दीदी ने भी हमारी बात मान ली थी और दीदी ने अपने उस काम को त्याग कर हमारे साथ हिंदुस्तान आ गई थी। वादे के हिसाब से 6 महीने के बाद अजय ने अपनी कजन से मेरी दीदी की शादी करवा दी। मम्मी को पहले तो बहुत सदमा पहुंचा था, मगर जब दीदी और मैं अपने अपने घर में खुश रहने लगे तो उन्हें भी तसल्ली हो गई थी। आज हम बहनें अपने घर में और मम्मी अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।